तो इन लॉज में ये जो एफ जी M1 M2 R हैं, ये क्या हैं? ये सिंबल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। जैसे मास फिजिकल क्वांटिटी हुआ, आर दोनों का जो सेपरेशन है वो एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना काफी नहीं है, साथ साथ ये भी है कि इट शुड फॉलो द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाय द वे, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, इसका एक और नाम भी होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। बेसिकली कंटेंट एक ही है, उसको ट्राइंगल लॉ भी बोला जाता है, और उसी को मॉडिफाई करके पैरेललोग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, मेरा नाम है नीलकमल सेठिया। आई एम HOD फिजिक्स एट वाइब्रेंट एकेडमी एंड ऑल्सो फाउंडर डायरेक्टर। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कैरियरविल कंपनी का, निशांत जिंदल का, और मेरे साथी डायरेक्टर्स का, नरेंद्र अवस्थी सर, महेंद्र चौहान सर, नितिन जैन सर, पंकज जोशी सर और विमल कुमार जायसवाल सर का, क्योंकि इन सब ने मिलकर एक बहुत शानदार डिसीजन लिया है कि हम अपने लेक्चर्स कैरियरविल के ऐप पे बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो सबसे पहले इन सब लोगों का शुक्रिया। अब आज के लेक्चर से पहले मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। तो मैंने ग्रेजुएशन किया IIT खड़गपुर से, 1991 का पास आउट हूं मैं, और उसके बाद कुछ सालों बाद मैं जो है IIT JEE की कोचिंग के फील्ड में आया, और पिछले करीब 28 साल से मैं IIT JEE के लिए पढ़ा रहा हूँ। और इस दौरान मैंने हज़ारों बच्चों को जो है शिक्षा दी है फिज़िक्स की, और जो है कई बच्चों ने काफ़ी अच्छी रैंक्स इसमें अर्जित की हैं। तो वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। श्रुतिकांत रैंक 1 लेके आए थे, साहिल जैन, निशांत तोतला, इनकी रैंक्स 2 इन्होंने अचीव की है, अमरोज बिरानी रैंक 3 अचीव किया, सूरज और हर्षित ने रैंक 5 अचीव किया है, और ये जो गर्ल्स हैं मीनल और अदिति, दोनों की रैंक 6 थी। निखिल गर्ग ने भी रैंक 6 अचीव की, अभय बोथरा 9 और RT विट्ठल, इन्होंने रैंक 10 अचीव की। तो ये तो टॉप 10 वाले स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा भी कई स्टूडेंट्स ने जो है टॉप 100 या बहुत अच्छी रैंक्स ला के नाम रोशन किया है। तो मुझे बड़ा ये सौभाग्य फील होता है कि इतने टैलेंटेड बच्चों को मुझे पढ़ाने का मौका मिला। अब देखो, क्योंकि ऑफलाइन से हम ऑनलाइन में आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने कि कोटा में टॉप रैंक्स अचीव की हैं, और ये 3 हमारी गर्ल्स टॉपर रही हैं, ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर रही हैं। ये 4 बच्चे जो हैं ये इन्होंने कोटा में टॉप रैंक अचीव की थी। तो अब जब हम ऑनलाइन में आ रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग हमारा ये QR कोड है, जिससे कि हमारा आप YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स वाली बात नाम से मेरा YouTube चैनल है, जिसमें फिजिक्स रिलेटेड आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ मिलेगा, और इसके अलावा Instagram चैनल भी है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर मैंने डिसाइड किया है, मैं इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स पे आपको कुछ बताऊंगा। तो जो वेक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है शुरुआत का, 11th के शुरुआत के टॉपिक का, तो उसको मैं इसमें कवर करना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का एक टॉपिक। तो फिजिक्स जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। हमारे आसपास जो प्रकृति है वो कैसे काम करती है, उससे रिलेटेड लॉज क्या हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट, वो क्या करते हैं, आसपास प्रकृति को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे अपने रूल्स निकालते हैं। ये प्रोसेस कुछ वैसा ही है जैसे कि मान लो हमारे सामने कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसको कि हम नहीं जानते, जिसके रूल्स हमें नहीं पता है। मान लो 2 लोग चेस खेल रहे हैं, हमने कभी चेस नहीं देखा। अब हमें उस कमरे में बिठा दिया गया है जहां 2 लोग चेस खेल रहे हैं, और वो जो है अपने पीसेस चलते जा रहे हैं। उनको अगर हम देखते जाएं, ऑब्जर्व करें, तो धीरे धीरे हम खेल के रूल्स समझने लगेंगे। हमें समझ में आएगा कि भाई ऊंट यानी कि जो बिशप होता है वो तिरछा चल रहा है, हाथी यानी कि जो रूक होता है वो सीधा चलता है, प्यादा जो है वो एक घर चलता है, काटता है तो तिरछा काटता है। तो इस तरीके से रूल्स धीरे धीरे हम समझते जाते हैं। तो इसी तरीके से जो साइंटिस्ट हैं, वो जो इस प्रकृति का खेल चल रहा है उसको देखते हैं और उसको समझ के उसके नियम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस तरीके से जो है फिजिक्स प्रोग्रेस करता है। अब फिजिक्स में क्या होता है कि भाई जो लॉज हैं, उन लॉज में
सिंबल्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे तुमने ये देखा होगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है भाई, तो दो पार्टिकल्स हैं मान लो, मासेस m1 एंड m2, ठीक है ना, और ये बताया जाता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे with equal and opposite forces. Magnitude of force is given by g m1 m2 by r square. m1 m2 तो मासेस हो गए, r इनका डिस्टेंस है, और g जो है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरीके के लॉज फिजिक्स में होते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, बहुत सारे इस तरीके के लॉज हैं। तो इन लॉज में ये जो एफ जी m1 m2 r हैं, ये क्या है? ये सिंबल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। जैसे मास फिजिकल क्वांटिटी हुआ, आर दोनों का जो सेपरेशन है वो एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो ये जो रिजल्ट लिखा गया है कि भाई इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अगर हम करें तो हमें फोर्स के बराबर वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स में शामिल है। फिजिक्स के लिए एक बहुत बड़ा औजार, एक बहुत बड़ा जो है एसेंशियल औजार जो है वो मैथमेटिक्स है। बिना मैथ्स के फिजिक्स में हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी। अब जैसे ये रूल है, इसके मुताबिक ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गुणा भाग जोड़ बाकी, और तो और इसके अलावा डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो सब भी किया जाता है। तो खैर वो सारी चीजें जो भी हैं फिजिक्स के दौरान या कुछ चीजें मैथ्स में तुम सीखते जाओगे और आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। तो अब देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके भी यहां पे सिंबल लगाए गए हैं, जो कि मेजर की जाती हैं, जिनको कि नापा जाता है, मास जैसे है या जो ये डिस्टेंस है इसको हम नापते हैं, फोर्स जो है उसको हम नापते हैं। तो जिन भी चीजों को हम नापते हैं या मेजर करते हैं वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फोर्स, मास, डिस्टेंस ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया या वर्क होता है एक फिजिकल क्वांटिटीज, एक्सेलरेशन होता है, मोमेंटम होता है, बहुत तरह तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो हम फिजिक्स पढ़ते हुए ये हमें समझना बड़ा जरूरी है कि दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो ये दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं भाई? तो मैं लिख देता हूं यहां पे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके दो टाइप क्या हुए? इसके दो टाइप हो गए, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, ये दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे अदिश और इसको बोलेंगे सदिश। सदिश यानी दिशा सहित, अदिश यानी जिसकी कोई दिशा नहीं है। तो वेक्टर में वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी की दिशा भी होती है। तो अब ऐसी क्वांटिटीज जो हैं हमारे लिए, जो तुम लोग जैसे 10th पास करके आए हो, तो तुम्हारे लिए ये नई चीज हो सकती है। तो मैं सोचता हूं कि पहले हम इन्हीं को थोड़ा सीखें। क्यों? क्योंकि आगे जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो हमें बहुत बार जो है वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशियां जो हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो क्यों ना उनके बारे में पहले से हम समझ लें कि उनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उनको दर्शाया कैसे जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी। खैर, मैं एक छोटा सा किस्सा लेता हूं, उस किस्से से शुरू करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा जो है इन वेक्टर्स की या सदिश राशियों की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो देखो हुआ यूं कि एक बार दो दोस्त, शायद तुमने नाम भी सुना हो, संता और बंता, वो घूमने निकले एक जहाज पे, पानी वाले जहाज पे, क्रूज शिप पे जा रहे हैं घूमने। अब हुआ यूं कि थोड़ी उनकी किस्मत खराब थी, जहाज जो है वो डूबने लगा। अब जहाज डूबने लगा, घबराहट फैल गई एकदम चारों तरफ, क्या करें भाई। तो संता ने बंता से पूछा कि ये बताओ यहां पे जो है सॉलिड सरफेस कहां मिल जाएगा, कितनी दूर मिल जाएगा। तो बंता ने बोला कि भाई
2 किलोमीटर। अच्छा, 2 किलोमीटर दूरी है। तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो तैरना आता है, और उसने जहाज से छलांग मार दी। छलांग तो मार दी, अब वो उसको समझ में नहीं आया तैरना किस तरफ है। तो वो वहीं से आवाज लगा के पूछता है, अरे तूने ये तो बताया नहीं किस तरफ है। उसने कहा तूने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। उसने कहा अच्छा अच्छा, अभी पूछ रहा हूं, बता दे भाई किस तरफ तैर के जाऊं। तो उसने कहा तूने सॉलिड सरफेस की कही थी ना, वो 2 किलोमीटर नीचे है, वहां पे मिलेगा तेरे को सॉलिड सरफेस। तो ये होता है, बताओ। वो बात कर रहा है कि जहाज जो है वो 2 किलोमीटर, जहाज के नीचे का जो पानी है 2 किलोमीटर गहराई वाली है, वहां पे समुद्र की गहराई 2 किलोमीटर है, उसके नीचे जाके तेरे को सॉलिड सरफेस मिलेगा। अब उसने तो मजाक किया और ये महाराज की जो है जान पे बनाई। तो देखो क्या है कि इंपॉर्टेंस इस किस्से में किस चीज की आ रही है, डायरेक्शन यानी कि दिशा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम चलने से पहले हमें जिस भी जगह जाना होता है, हमारे दिमाग में एक तरह का एक नक्शा बनता है, हम ये तय करके निकलते हैं कि भाई हमें किस दिशा में जाना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या इस केस में नीचे या ऊपर, किस तरफ जाना है। तो बहुत सी जानकारी जो है बिना दिशा के अधूरी है, और अधूरी जानकारी जो है ना वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। ऐसा कहा गया है कि हैविंग हाफ नॉलेज इज वर्स देन हैविंग नो नॉलेज। ऐसा क्यों कहा गया है कि क्या होता है कई बार, अब जैसे इसके साथ हो गया भाई, बंता सिंह जो है कूद गए, ठीक है ना, उनके पास जो है दिशा की जानकारी नहीं थी, सिर्फ दूरी पता है 2 किलोमीटर। ऐसा अपने साथ एग्जाम में भी हो सकता है। तुम्हें पता है एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, जेई मेंस में, जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि तुमने उत्तर गलत दिया, तुम्हारे नंबर कुछ कट जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर देखो दो बच्चे हैं, किसी को जो है जानकारी है आधी अधूरी सी, और एक बच्चा है जिसको बिल्कुल जानकारी नहीं, उसको क्वेश्चन उसके सामने आया और उसको बिल्कुल समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन तो मेरे किसी बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे उसको ये समझ में आ गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करेगा, इमीडिएटली बिना वक्त बर्बाद किए उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा और 0 नंबर ले लेगा। जबकि दूसरा बच्चा जिसका अधूरा ज्ञान है, वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन को हो सकता है थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करे, थोड़ा उस पर टाइम लगाए, और उसको कुछ हो सकता है उसमें अपना कुछ आंसर भी रखिया है, और वो आंसर उसने जो दिया वो पता चला गलत है, टाइम भी बर्बाद हुआ, नेगेटिव मार्किंग खा गया। तो इसलिए कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान जो है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो इसीलिए यही है इंपॉर्टेंस वेक्टर्स की। कई सिचुएशन डिमांड करती हैं कि सिर्फ वैल्यू जो है वो काफी नहीं है, उसके साथ साथ दिशा भी बताई जाए। तो ऐसी फिजिक्स में कई सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम एक एक करके जिनके जिक्र करेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज ऐसी होनी चाहिए कि जिनके पास दिशा भी जिनके साथ बताई जानी चाहिए। तो जैसे जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया, अगर उसी की बात करें तो यूं सोचो कि भाई किसी को, कोई जना अभी यहां पे है और मान लो उसको यहां जाना है, ठीक है, यहां पे है और यहां से यहां जाना है। अब रास्ता कोई भी हो सकता है कि वो ऐसे घूम के यूं जाए या यूं जाए या सीधा चला जाए, जैसे भी जाए। वो एक चीज है जिसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे एरो बना दिया जाएगा जो कि हमें बताएगा कि भाई किस दिशा में कितना चलना है। ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी की तरफ डायरेक्टेड ये जो एरो है ये हमें बता रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसका एक मान होगा जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो उसका मैग्नीट्यूड मान लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस मैंने बनाया, सपोज ये 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। तो 20 सेंटीमीटर पे ए से बी का जो गैप हुआ वो 20 सेंटीमीटर आ गया, और ये दिशा जो है ए से बी तक जाना है, तो किस दिशा में जाना है हमें, वो भी हमें इस एरो से पता चल रही है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कई सिचुएशंस में हो सकता है कि मान लो कि मैं अभी कोटा में हूं और कोटा से मुझे जयपुर जाना है सपोज, ठीक है ना। तो कोटा से जयपुर का डिस्टेंस जो है सपोज 250 किलोमीटर है भाई, और उत्तर दिशा में है।
तो अगर मैं सिर्फ 250 किलोमीटर बोल रहा हूं तब तो ये दूरी हुई, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बोल दिया कि 250 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो जो है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की पोजीशन को बताता है कि वो उससे कितना दूर है और साथ साथ किस दिशा में है। ठीक है ना। अगर हम बिना दिशा के बताएंगे तो वो सिर्फ दूरी कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो क्या हुआ, डिस्टेंस हो जाएगा स्केलर। अगर मैं सिंपली ये बोलता हूं कि भाई कोटा से जयपुर की दूरी 250 किलोमीटर है, तो वो डिस्टेंस हुआ, वो हो गई स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बताया कि 250 किलोमीटर उत्तर दिशा में, नॉर्थ की तरफ, तो ये हो जाएगा वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना। तो ये समझना जरूरी है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके साथ एक दिशा जरूर लगी होगी। ये जो फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा था, इसमें देखो फोर्स तुम्हें पता है कि जैसे पुश किया जाए या पुल किया जाए, है ना। तो अब जैसे यहां पे इस पार्टिकल m1 पे तुम देखो ये एरो भी ऐसे करके शो किया गया है। ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, हम धक्का देते हैं तो एक किसी दिशा में एक धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं किसी एक डायरेक्शन में, हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो नेचुरली फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स वेक्टर हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। इसके अलावा एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। दो अलग अलग चीजें देखो, एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी। स्पीड जो है वो स्केलर है। अब इसमें भी अगर हम एग्जांपल की बात सोचें तो जैसे मान लो हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है ना, वो जो सुइया है, वो मान लो करीब लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर बता रहा है। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, ये हुआ गाड़ी की स्पीड यानी कि चाल। ठीक है। जबकि अगर मैं उसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी लगा दूं कि भाई 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। ठीक है ना। तो स्पीड जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। हम चाहें तो यहां पे लिस्ट बना सकते हैं कि भाई ये मैंने पहले डिस्टेंस लिखा था और यहां पे उसके करस्पॉन्डिंग था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इस जगह पे स्पीड, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा वेलोसिटी। इसके अलावा हम फोर्स देख चुके हैं जो कि एक वेक्टर है। और अगर हम एग्जांपल लें तो एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा एक क्वांटिटी है मोमेंटम यानी कि संवेग, तो ये भी जो है वेक्टर है। स्केलर्स के भी अगर तुम्हें और एग्जांपल चाहिए तो मास जो यहां पे हमने इस्तेमाल किया था रिजल्ट यहां पे, तो ये भी जो है इसमें मास जो है वो क्या हुआ, स्केलर हुआ। इसके अलावा हम और बात कर सकते हैं, जैसे एक क्वांटिटी होती है वर्क, हम पढ़ेंगे बाद में, तो वर्क जो है ये भी स्केलर हुआ। तो इन सब क्वांटिटीज के लिए सिर्फ एक वैल्यू बताई जाएगी। ठीक है ना। और इसके भी लिस्ट को और हम लंबा कर सकते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फिजिक्स में नापा जाता है। ठीक है ना, हीट वाले चैप्टर में। या फिर एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में चार्ज को नापते हैं। तो ये सारी स्केलर्स की लिस्ट हो गई और बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है। देखो क्या होगा, जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे ना तो हर चैप्टर में कुछ नई क्वांटिटीज आती जाएंगी, उनको सीखते जाओगे। तो जब भी कोई क्वांटिटी आएगी तो तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न हमेशा आना चाहिए, जब भी एक नई क्वांटिटी तुम सीखो, कि भाई ये स्केलर है या ये वेक्टर है। ठीक है ना। तो वेक्टर है तो फिर उसकी दिशा की दिशा और जो है उसका जो मान है यानी कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोनों की हमें चिंता करनी पड़ेगी। जबकि अगर स्केलर है तो उसकी सिर्फ वैल्यू होगी। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज तुम्हारी जानकारी के लिए स्केलर्स के बारे में भी बता दूं कि देखो स्केलर्स में ना दो तरीके की क्वांटिटीज हम सोच सकते हैं। एक तो वो जो हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं, और एक क्वांटिटीज ऐसी हैं जो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती है। अब अगर यहां पे तुम सोचो, जो मैंने लिस्ट यहां पे स्केलर्स की बनाई है,
इसमें से कुछ क्वांटिटीज के बारे में हम कह सकते हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होंगी। कौन कौन सी? जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकते हैं बकायदा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। मास, ये भी जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो इनफैक्ट ऊपर वाली जो 3 क्वांटिटीज इसमें दिख रही हैं, दीज आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज, नॉन नेगेटिव स्केलर्स, नॉन नेगेटिव। ठीक है भाई, ये 3 स्केलर ऊपर जो हैं ये ऐसे हैं जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होते। कुछ और भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी है जो कभी नेगेटिव नहीं होती। वर्क, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। टेम्परेचर के बारे में और चार्ज के बारे में तो तुम जानते ही हो कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, टेम्परेचर भी। बाद में हम वर्क के बारे में सीखेंगे, तो वर्क भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो स्केलर की बात तो ये हुई। वेक्टर पे हम दोबारा आते हैं। तो भाई वेक्टर जो हैं इनका क्या है कि एक तो इनकी वैल्यू होती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड होता है, और एक होती डायरेक्शन। अब वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में, तो जो भाई वेक्टर है हमारा, बाय द वे मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें वेक्टर की ना डेफिनेशन बता देता हूं। देखो डेफिनेशंस का बड़ी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के अंदर। डेफिनेशंस जो है वो ऐसी बात है किसी क्वांटिटी के बारे में जो कि सदैव सत्य है। इट इज ऑलवेज ट्रू। डेफिनेशन जो है कभी उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता, या उसमें कोई जो है ऐसी चीज नहीं होती, इफ एंड बट नहीं होता कि ऐसा होगा तो अप्लाई होगी वैसा। तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या है मैं बता दूं। ओके, तो 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि ए वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पहला पॉइंट नंबर 1, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड and direction. So a vector has both magnitude and direction. पहली चीज तो ये हुई। एक दूसरा पॉइंट भी है जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ था। वो दूसरा पॉइंट क्या है कि इट शुड फॉलो, वेक्टर फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी। तो वेक्टर में ये चीजें होनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट फॉलोज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ये हम थोड़ी देर बाद में सीखेंगे। अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। डेफिनेशन, क्योंकि हम वेक्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में डेफिनेशन जानना जरूरी था, तो इसलिए मैंने कहा कि डेफिनेशन में तुम्हें एकदम पक्की बताऊंगा जो कि हमेशा वैलिड होगी। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना काफी नहीं है, साथ साथ ये भी है कि इट शुड फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाय द वे ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है इसका एक और नाम भी होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। बेसिकली कंटेंट एक ही है, उसको ट्रायंगल लॉ भी बोला जाता है, और उसी को मॉडिफाई करके पैरेललोग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर कहीं तुम देखो कि भाई इट फॉलोज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो उसमें भी कोई गलती नहीं है। हम दोनों पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, और साथ साथ मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। ओके, तो डेफिनेशन में तुम ट्रायंगल लॉ भी लिख सकते हो, और चाहो तो पैरेललोग्राम लॉ अगर लिखा हुआ है तो वो भी चलेगा। ठीक है ना। और क्या होता है इसको हम सीखेंगे कुछ देर बाद में। ओके, तो ये भाई वेक्टर की डेफिनेशन है। अच्छा, फिजिक्स में देखो मैं डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था कि भाई डेफिनेशन ऐसी चीज है जो कि हमेशा ट्रू होती है। फिजिक्स में इसके अलावा फॉर्मूले भी होते हैं। तो फॉर्मूले और डेफिनेशन कौन सी चीज ज्यादा फंडामेंटल है? तो मैं कहूंगा कि भाई डेफिनेशंस आर मोर फंडामेंटल, मोर बेसिक। व्हाई? बिकॉज डेफिनेशंस आर ऑलवेज ट्रू, बट फॉर्मूलाज दे मे हैव सम कंडीशंस अटैच्ड टू देम। देखो एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है V इज इक्वल टू U प्लस AT, है कि नहीं? सबने सीखा, सबने ये 9th 10th क्लास में किया होगा। ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला है। क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है?
सोचो जरा, क्या ये रिजल्ट हमेशा वैलिड है? तो इसका जवाब है कि ये हमेशा वैलिड नहीं है। इसके लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये है कि भाई एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है ना? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है, उस केस में ये फॉर्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये है। तो फॉर्मूले जो हैं वो किसी कंडीशन में वैलिड हैं, किसी कंडीशन में हो सकता है वैलिड ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि फॉर्मूलों में कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, ठीक है ना, जबकि डेफिनेशंस जो हैं वो एग्जैक्ट होती हैं। तो इसलिए डेफिनेशंस को हमें बहुत केयरफुली समझने की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये क्या है कि मैथमेटिकली लिखे होते हैं तो हम इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जबकि ये वर्ड्स में लिखा होता है इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो अगर तुम्हारी ऐसी हैबिट है तो ये ध्यान रखो कि आज से डेफिनेशंस को भी जो है ज्यादा अहमियत दो, फॉर्मूले से भी ज्यादा अहमियत हमें डेफिनेशंस को देनी चाहिए। ओके, तो वेक्टर्स को हमने डिफाइन किया है। अब हम इससे आगे चलते हैं और ये सीखते हैं कि भाई जो वेक्टर्स हैं जिनके की एग्जांपल्स यहां पे हमने देखे कि भाई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम वगैरह। एक्चुअली लिस्ट और लंबी होगी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हर चैप्टर में हम जो है नई नई फिजिकल क्वांटिटीज सीखेंगे, कुछ वेक्टर होंगी, कुछ स्केलर होंगी। फिलहाल शुरुआत के लिए इतनी काफी हैं। मैंने इनको इसलिए लिया है क्योंकि हो सकता है इनसे अधिकतर से तुम फेमिलियर होगे, या नहीं होगे तो जैसे 11th में तुम पढ़ना शुरू करोगे तो इन सबसे तुम फेमिलियर हो ही जाओगे। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट को मैंने साथ साथ तुम्हें इंट्रोड्यूस भी कर दिया कि भाई एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की पोजीशन बताने वाला वेक्टर, ठीक है ना, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलो अब हम वेक्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हम जान चुके हैं, तो मैं अगले पेज पे आता हूं भाई। तो भाई वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट वेक्टर। किसी वेक्टर को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं या कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके लिए भाई एक तरीका तो ये हुआ कि हमने उसकी वैल्यू बोली और उसकी दिशा बोली। जैसे कि मैं बता रहा था कि कोटा के रिलेटिव जो जयपुर का डिस्प्लेसमेंट है इट इज 250 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है ना? तो एक तरीका तो ये हुआ कि हमने वर्ड्स में बोला। एक दूसरा तरीका जो काफी कन्वीनियंट होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ डायग्राम। डायग्राम में वेक्टर को कैसे बनाते हैं? सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एरो, से समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना? मान लो ये यहां पे कोटा है और ये यहां पे जयपुर है और ये इनका डिस्टेंस मैंने लिख दिया 250 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया जयपुर का विद रेस्पेक्ट टू कोटा। ठीक है ना? तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये एरो बनाया गया है, तो इस एरो की दो चीजें हैं। एक तो है इस एरो की लेंथ और दूसरा है इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन। तो लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द एरो, इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स बेसिकली द मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द एरो represents the magnitude, and direction of the arrow obviously tells us the direction of the vector. ठीक है ना? तो ये वेक्टर जो है वो नॉर्थ की तरफ हो गया। वैसे ही एक जगह है भाई रावत भाटा कोटा के पास, और जो रावत भाटा है थोड़ा कुछ साउथ के आसपास कुछ डायरेक्शन है। ठीक है ना? तो कोटा से रावत भाटा के लिए एरो जो है, पर वो डिस्टेंस उसका काफी कम है। कोटा से रावत भाटा मेरे ख्याल है शायद 85 किलोमीटर होगा। तो इसी डायग्राम में अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं तो उसको मैं शायद ऐसे छोटा वेक्टर बना के रिप्रेजेंट करूंगा भाई। ठीक है ना? तो ये जो है ये यहां पे मान लो ये रावत भाटा हो गया। ठीक है? और ये 50 किलोमीटर। तो एक चीज समझो कि मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए कि भाई जो इस एरो की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। मैंने ये नहीं कहा है कि ये मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है ना? भाई 250 किलोमीटर मैंने यहां लिख दिया, अब इस इतने से बोर्ड पे कोई 250 किलोमीटर थोड़ी मैं नाप सकता हूं। ठीक है ना? तो ये उसके प्रोपोर्शनल है बेसिकली। ठीक है ना? अब सेम डायग्राम में यहां पे मैंने 250 किलोमीटर बनाया और यहां पे 50 किलोमीटर बनाया, तो ये जो 50 है करीब इस एरो का 1/5 होना चाहिए। ऑब्वियसली मतलब इससे काफी छोटा दिखना चाहिए। ठीक है ना? तो ये मतलब है हमारा कि रिप्रेजेंट करती है, मतलब उसके प्रोपोर्शनल है। जैसे तुम अगर कोई नक्शा देखो, कोई मैप देखो,
तो मैप के ना साइड में एक वो स्केल दिया हुआ होता है, और उस स्केल में ऐसा कुछ होता है कि मे बी 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक स्केल दिया हुआ होता है। तो कुछ वैसा ही हम यहां पे कर रहे हैं कि भाई ये जो इतना डिस्टेंस, अगर ये 250 लेट से मैंने 1 फुट की लाइन बना दी करीब, तो ये 250 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका 1/5 करीब ये 50 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, इक्वल नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, एंड द डायरेक्शन ऑब्वियसली गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो जयपुर नॉर्थ की तरफ है, रावत भाटा कोटा से साउथ की तरफ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है एक एरो बना के हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तो अभी मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहा था। वेक्टर तो वेलोसिटी भी हो सकता है या फोर्स भी हो सकता है। तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है जिसपे की फोर्सेस लग रहे हैं, भाई उनका हमें डायग्राम बनाना। तो सपोज इस पे एक फोर्स लग रहा है लेट्स से 10 न्यूटन का, ठीक है ना, ये इस दिशा में लग रहा है। अब एक कोई दूसरा फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, जो कि ऊपर की दिशा में लग रहा है। तो अब अगर ये 5 न्यूटन का है, तो मुझे चित्र बनाते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई इसकी लेंथ से करीब मैं इसको आधा लूं, ठीक है ना। अगर एकदम टू द स्केल में डायग्राम बना रहा हूं, तो मुझे बाकायदा मेजर करके बनाना चाहिए कि भाई ये जो है जितनी भी लेंथ मैं इसकी ले रहा हूं, उससे आधी लेंथ इसकी लूंगा, ठीक है ना। अभी एग्जैक्ट मेजर करने की जरूरत नहीं है, तुम अंदाजे से समझ सकते हो कि भाई ये 10 न्यूटन मैंने इतना बनाया, तो उसका आधा करीब ले लिया, 5 न्यूटन। और ऐसे ही मान लो कोई तीसरा फोर्स लग रहा है, सपोज 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो तीसरा फोर्स, और वो की कोई इस दिशा में है मान लो, तो उसको मैं बनाऊंगा इस तरीके से कि भाई वो 5 न्यूटन से बड़ा होना चाहिए, 10 न्यूटन से छोटा लगे, इस तरीके की लाइन बनाऊं। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि जो डायग्राम हम बना रहे हैं वो जो है जितना हो सके प्रोपोर्शनल उसमें चीजें लगें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो कि हम 8 न्यूटन का फोर्स बना रहे हैं और वो 10 न्यूटन से बड़ा लग रहा है या 5 न्यूटन से छोटा लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मिसलीडिंग हो जाएगा डायग्राम, हमें भी करते हुए उसमें दिक्कत आती है। ओके, तो यहां पे भी देखो, जो एरो मैंने बनाया है उसकी लेंथ अगर नापेंगे तो वो तो कुछ सेंटीमीटर में आएगी कुछ वैल्यू, जबकि हमने इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 न्यूटन। तो ये एरो की लेंथ 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑब्वियसली बराबर तो हो ही नहीं सकती भाई, न्यूटन और सेंटीमीटर को हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं, तो क्वांटिटी अलग अलग हो गई ना। न्यूटन तो फोर्स नाप रहा है और जबकि सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस बता रही, ठीक है। तो जो है ये समझ लो कि length of the arrow represents magnitude of a vector and direction of the arrowhead obviously tells us the direction। तो इस तरीके से एक डायग्राम में हमने ये 3 फोर्सेस जिनके अलग अलग मैग्नीट्यूड हैं, अलग अलग डायरेक्शन है, इनको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। और मान लो कोई जो है वेलोसिटीज हमें शो करनी है किसी डायग्राम में, तो ऐसा वेलोसिटी के साथ भी हो सकता है कि भाई मान लो ये कोई सपोज एक कार है, ठीक है ना। जो कार है वो इस दिशा में चल रही है, और कार की स्पीड है, सपोज ये कुछ है हमारे मान लो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जबकि इसी डायग्राम में मैं एक कोई एरोप्लेन को भी रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये कोई एरोप्लेन है भाई, जो कि बहुत हाई वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी मान लो कि करीब लेट्स से 500 किलोमीटर पर आवर है, 500 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो एरो है इसकी लेंथ मुझे इस वाले से 10 गुना शो करनी चाहिए। अभी 10 गुना नहीं है, तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये ऐसे जो है ये करीब इससे 10 गुनी लेंथ का मैं एरो बनाऊंगा। ये 50 किलोमीटर पर आवर है, 500 किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसे जा रहा है एरोप्लेन, ऐसे उड़ रहा है, इधर कार इधर जा रही, ये चीज, ठीक है। तो एक ही डायग्राम में जब हम 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल हो, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड 10 गुना है तो एरो की लेंथ भी जो है हम कोशिश करेंगे 10 गुना दिखनी चाहिए डायग्राम में। ओके, चलो भाई, तो डायरेक्शन तो बड़ी इंट्यूटिव है, सिंपल एकदम, एरो जिस तरफ है उसी तरफ वेक्टर हो गया। तो इस तरीके से भाई वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना बड़ा नेचुरल सा तरीका है, ठीक है ना। हम एरो बना के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें वेक्टर के, तो देखो क्या है कि जो
हॉराइजॉन्टल प्लेन होता है हमारा, जैसे कि एक मैप हम देखते हैं जिसमें हॉराइजॉन्टल अर्थ को डिस्क्राइब किया हुआ है, अर्थ के एक पार्ट को एक हॉराइजॉन्टल मानते हुए डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये दिशाएं आमतौर पे इस तरीके से इसको नॉर्थ बता देते हैं, तो अब ये नॉर्थ है तो ये वाला नेचुरली साउथ हो गया, इस तरफ बता देते हैं कि ये ईस्ट है तो ये हो गया वेस्ट, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन डायरेक्शन है, चारों दिशाएं जो कि हम जानते ही हैं एक हॉराइजॉन्टल प्लेन में। इसके अलावा क्योंकि इनके इन बिटवीन भी डायरेक्शंस हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलूं कि भाई ए व्हीकल इज मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो क्या इसका मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्शन हो जाएगा कि भाई वो क्या ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा या ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा? तो ऐसा नहीं है। ये डायरेक्शंस या ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एग्जैक्टली एट 45 डिग्री टू बोथ नॉर्थ एंड ईस्ट, ठीक है ना। तो ये समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार लैंग्वेज में ये चीजें यूज होती हैं। अगर साउथ ईस्ट बोला गया तो ये दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, अगर बोला गया साउथ ईस्ट तो वो एग्जैक्टली ये डायरेक्शन होगी 45 डिग्री के एंगल पे, ये है साउथ ईस्ट। सिमिलरली यू विल हैव साउथ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट, इसका भी ये एंगल 45 डिग्री, अब ऑब्वियसली ये भी 45 होगा। और यू कैन हैव नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो जब हम मतलब पहले जो 4 डायरेक्शन हमने ली थी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके अलावा ये 4 डायरेक्शन हमें और बता सकते हैं। इनके बीच वाली नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्टली अपोजिट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के एग्जैक्टली अपोजिट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। लेकिन अब भी सारी डायरेक्शन तो कवर नहीं हुई इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एरो यहां बना दिया था भाई, ठीक है ना। लेट्स से ये ईस्ट से इसका एंगल आ रहा है, मान लो कि कुछ 15 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो इस दिशा को हम क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ईस्ट तो नहीं है, ईस्ट से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है, 15 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 15 डिग्री ईस्ट से 15 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इसको हम कहेंगे। सिमिलरली ये एक डायरेक्शन है भाई, मान लो ये वाला एंगल 20 डिग्री का आ रहा है, तो इस दिशा को हम क्या कहेंगे? नॉर्थ एग्जैक्ट तो नहीं है, नॉर्थ से 20 डिग्री है, किस तरफ 20 डिग्री? ईस्ट की तरफ 20 डिग्री है, तो दिस विल बी कॉल्ड 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी डायरेक्शन को जो है विद इन दिस हॉराइजॉन्टल प्लेन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक डायरेक्शन हो सकती, मान लो मैंने एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। अब सोचो इनके बारे में सोचना जरा, मैं कुछ एंगल और डायरेक्शन बना रहा हूं तो इनके बारे में सोचना। एक डायरेक्शन मैंने ये बना दी और ये मैंने लिख दिया लेट्स से 25 डिग्री, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ए क्या है? एक डायरेक्शन मैंने ये बना दी, ये देखो भाई ये एंगल लेट्स से 20 डिग्री का, ये डायरेक्शन बी। और एक और बना देते हैं, चलो एक डायरेक्शन मैंने ये बना दी ऐसे, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री का, ये डायरेक्शन सी। तो बताओ भाई डायरेक्शन ए, डायरेक्शन बी और डायरेक्शन सी को तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे वर्ड्स में? इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड देन अगेन प्ले, ठीक है। तो मैं बताता हूं जरा, यहां पे देखो कि भाई साउथ से 25 डिग्री के एंगल पे है, किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। तो इस दिशा को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे 25 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 25 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बी की बात करते तो ये वेस्ट से जा रहा है, किस तरफ? वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये कहलाएगा 20 डिग्री किस तरफ? 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, सॉरी। तो ये ध्यान दो कि क्या हो रहा है कि जो मेन डायरेक्शन है जिसके विद रिस्पेक्ट हम मूवमेंट बता रहे हैं वो लास्ट में आ रही है, ठीक है ना, ये चीज है। बाय द वे ये मैंने गलत लिख दिया शायद, ये 25 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ है ना, ओहो, तो ऐसी गलती मुझसे हो गई है, तुम मत करना भाई। साउथ है तो 25 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ कहलाएगा ये,
ठीक है। हाँ, तो जो गलती मैं करूं वो उम्मीद रखता हूं कि तुम रिपीट नहीं करोगे। ओके, तो बी की हम बात कर रहे थे, 25 डिग्री जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? वेस्ट से, तो मेन डायरेक्शन हमारी वेस्ट है, तो वेस्ट ये लास्ट में आएगा, ठीक है ना, और जो चेंज है वो इससे पहले आ रहा है। अब इधर देख लो सी को, नॉर्थ से थोड़ा सा हम जा रहे हैं, 30 डिग्री जा रहे हैं, किस तरफ? वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्लेन में कोई भी डायरेक्शन हो उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, क्वेश्चंस में कई बार इस्तेमाल हो जाती है। ओके, चलो, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, वेक्टर के डायरेक्शन की हमने बात की। अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे वेक्टर्स की इक्वालिटी का, कि भाई दो वेक्टर्स इक्वल कब कहलाते हैं, ठीक है ना। तो दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए दो बातें होनी चाहिए। क्या? एक तो उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और दूसरा उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। कोई एक भी चीज अगर अलग हो गई तो फिर वेक्टर बराबर नहीं कहलाएंगे। ये देखो भाई, जैसे मैं यहां पे दो वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है ना, दोनों की डायरेक्शन एकदम सेम है, एकदम पैरेलल लाइंस बनाई हैं, एक ही तरफ एरो बनाया है, और तुम देख सकते हो कि इनकी लेंथ भी मैंने बराबर ली है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी बराबर हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हम कह सकते हैं कि दीज आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। अब मैं अगर कुछ एग्जाम्पल्स लूं, मान लो कि मैंने लिखा ऑप्शन ए, मैं बता रहा हूं कि लेट्स से एक न्यूटन, एक फोर्स है F1, जिसको कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं 50 न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है भाई, टूवर्ड्स वेस्ट। और एक दूसरा फोर्स है जिसको कि मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं 50 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ। इज F1 इक्वल टू F2? क्या कहोगे भाई तुम इस पे? क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ट्रू और फॉल्स? तो तुम बहुत फटाफट बता सकते हो कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दिशा अलग अलग है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलने से वेक्टर सेम नहीं हो जाते, ठीक है। तो 50 न्यूटन वेस्ट और 50 न्यूटन साउथ फोर्सेस जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। उनको अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगाएंगे तो उसका अलग अलग प्रभाव उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, तो ये वेक्टर जो हैं बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। वेक्टर के इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, तो अगर इसको भी हम वेस्ट कर दें तो ये दोनों बराबर होते, ठीक है भाई। इनको अगर तुम डायग्राम में डिस्क्राइब भी करोगे तो क्या लिखोगे? एक ये फोर्स वेस्ट की तरफ लिखोगे, एक फोर्स साउथ की तरफ लिखोगे, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, पैरेलल तो नहीं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। मान लो एक फोर्स है F1, जिसको कि मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं 20 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, और एक मैंने लिखा वेलोसिटी V1, ये मैं लिख रहा हूं 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। क्या ये दोनों वेक्टर बराबर हैं? इज F1 इक्वल टू V1? इज दिस करेक्ट? क्या ख्याल है भाई? डायरेक्शन मैच कर रही है, वैल्यू में भी ये 20 तो मैच कर रहा है, लेकिन ये 20 न्यूटन है और ये 20 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, ठीक है भाई। 20 न्यूटन ये तो फोर्स है, 20 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है। वैसे भी दो अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज को बराबर करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या कभी हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 संतरे और 5 अमरूद बराबर हैं?
संतरा तो संतरा होता है, अमरूद अमरूद होता है, उनको कैसे इक्वेट कर सकते हैं? तो वैसे ही ये जो फोर्स 20 न्यूटन है, फोर्स है, और ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनको तो इक्वेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? तो जस्ट बिकॉज ये वैल्यू मिल रही है 20, ये इससे काम नहीं चलेगा। ये ध्यान रखो कि जब हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताते हैं तो यूनिट उसमें हमेशा शामिल होती है, ठीक है ना? वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एसेंशियल पार्ट है यूनिट। सिर्फ अगर किसी वेक्टर को तुम जो है कुछ उसकी वैल्यू बता के छोड़ दो तो वो तो अधूरा ज्ञान है। अगर मान लो मैंने कहा कि देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5, अब ये 5 क्या भाई, ये 5 मिलीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है ना? 5 मीटर 5 किलोमीटर भी हो सकता है, या 5 लाइट ईयर भी हो सकता है। लाइट ईयर भी भाई जो है डिस्टेंस की यूनिट है, तो पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। कहां तो 5 मिलीमीटर, इतना सा मेरे नाखून से भी छोटा हो जाएगा, और कहां 5 लाइट ईयर, हम कितना दूर किसी सितारों की दुनिया में पहुंच गए, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखो कि जब हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताते हैं तो यूनिट उसमें शामिल होती है। तो दो वेक्टर्स को भी जब हम इक्वल कर रहे हैं तो हमें यह देखना है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब साथ साथ यूनिट भी कॉमन होनी चाहिए। इक्वल यूनिट अगर नहीं है तो उनको ऐसी चीजों को इक्वेट करने का कोई अर्थ ही नहीं है, वो इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो फिर इक्वल होने के लिए क्या क्या होना है कि भाई डायरेक्शन सेम होना, ऑफ कोर्स ये होना जरूरी है, और मैग्नीट्यूड सेम होना इंक्लूडिंग द यूनिट, ठीक है ना? इन मैग्नीट्यूड इंक्लूडिंग द यूनिट सेम होना जरूरी है, ठीक है? तो जैसे यहां पे था, ये मान लो दोनों ही कुछ डिस्प्लेसमेंट है, मैंने इसको जो है कुछ लिखा हुआ ऐसे 25 सेंटीमीटर, और ये भी 25 सेंटीमीटर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ, और दोनों एग्जैक्टली एक ही डायरेक्शन में हैं। तो ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर होते हैं। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया कि ये ए के ऊपर ना ऐसे एरो बनाया है। तो कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए तरीका ये होता है कि भाई उस क्वांटिटी के ऊपर ना ऐसे एक तीर बना दिया जाता है। जैसे ये एफ वेक्टर हो गया, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है ना? तो कोई क्वांटिटी वेक्टर है, टेक्स्ट में जब हम लिखते हैं सिंपल टेक्स्ट में, तो वेक्टर है ये बताने के लिए उसके ऊपर एरो बना दिया जाता है। इसमें ये एक चीज ध्यान रखना कि ये जो इसके ऊपर एरो बनाया गया है, ये एरो तो हमेशा हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट की तरफ ऐसे बना दिया जाता है। ऐसे मत सोच लेना कि वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है ना? ये वेक्टर उधर जा रहा है, ठीक है? तो ये सिर्फ ये जो ऊपर का एरो है सिर्फ ये बताने के लिए है कि भाई ये जो एफ है ये एक वेक्टर है, इसकी दिशा इस एरो से नहीं निकल रही, ठीक है? एफ फॉर एग्जांपल मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि दिस इज ए वेक्टर, ठीक है ना? तो जैसे हम टेक्स्ट में एक सिंपल लाइन लिख रहे हैं, उसमें हम ये दर्शाना चाहते हैं कि भाई ये एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर ऐसे एरो लगा दिया जाएगा। भले ही इस एफ वेक्टर की डायरेक्शन कोई भी हो, भले ये एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये हो चाहे ये हो, कोई भी डायरेक्शन हो, उस पर एरो जो है टुवर्ड्स राइट हॉरिजॉन्टल एरो लगा दिया जाता है। वैसे कुछ किताबें ऐसी हैं जहां पे कि इसको रिप्रेजेंट करने का ना तरीका अलग होता है। कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें कि एरो नहीं लगाते, सिंपली ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। कुछ किताबें ऐसी भी हैं जैसे कि इरोडोव है फॉर एग्जांपल, जिसमें कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि बोल्ड लेटर यूज किया जाता है। ऐसे बोल्ड में लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि भाई ए वेक्टर है, ठीक है ना? तो ये इरोडोव के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लिखाई बोल्ड में है या सिंपल लेटर में। सिंपल लेटर वाली लिखाई है तो वो स्केलर हुआ, और या नॉर्मल अक्षर हो सकते हैं। बोल्ड में कोई क्वांटिटी लिखी गई तो वेक्टर है। हालांकि हम जो है क्लैरिटी के लिए ये वाला नोटेशन ही यूज करेंगे। मैं ये वाला नोटेशन वेक्टर स्केल को डिस्क्राइब करने के लिए करूंगा, ठीक है ना? कि उसके ऊपर हमने ऐसे तीर लगा दिया ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो दो वेक्टर्स इक्वल कब हैं? जब उनका डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है और मैग्नीट्यूड इंक्लूडिंग द यूनिट सेम है, ठीक है ना? चलो, तो ये सिंपल चीज थी दो वेक्टर्स की इक्वालिटी। अब हम इससे आगे चलेंगे और हम सीखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्योंकि वेक्टर की दिशा है तो दो वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल हो सकता है, और उस एंगल का क्या मतलब है। जैसे मान लो एक सिंपल केस में मैंने ये दो वेक्टर्स को ऐसे बना दिया, ठीक है भाई?
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये जो है दोनों के बीच का एंगल हो गया, लेट्स से ये 45 डिग्री है भाई। तो इन दिस डायग्राम एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां तो ये बड़ा सिंपल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशंस और देखो, ठीक है ना, वो कंफ्यूजिंग हो सकती है एंगल्स के बारे में, सो वी हैव टू बी केयरफुल। तो भाई मान लो एक चित्र मैंने ऐसे बना दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, तो और एक चित्र मान लो मैंने ऐसे बना दिया कि ये है वेक्टर ए और मान लो ये है वेक्टर बी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या लगता है तुम्हें, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, न्यून कोण या अधिक कोण, ये बताओ जरा। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है इस डायग्राम में? पहले हम इस डायग्राम की बात करते हैं। सोच लिया? तो जो भी तुम्हारा आंसर है, अब मैं तुम्हें करेक्ट आंसर बता देता हूं। बहुत से लोग हो सकता है इसमें सोचें कि भाई ए और बी के बीच का एंगल तो ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है, लेकिन ये गलत है। जब हम वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस। ये एरो उधर पॉइंट कर रहा है और ये एरो इधर पॉइंट कर रहा है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर जो है वो ये वाला एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। ये केस आसान किस लिए था, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की जो टेल थी वो एक जगह पे थी, एरो हेड जो है दूर की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो इसमें तुम्हें ये एंगल दो वेक्टर्स के बीच का डायरेक्ट नजर आ रहा था, ऐसा कैसा। यहां पे तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, एक का एरो हेड है और एक का एरो है, दूसरे की टेल है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एरो की दिशा में आगे बढ़ा दो और इसको भी एरो की दिशा में आगे बढ़ा दो। जो दोनों एरो की डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल लेना है, वो कहलाता है हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है भाई, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कुछ अर्थ है, और वो अर्थ ये है कि भाई उनकी जो दिशा है, एरो वाली जो दिशा है, उन दो दिशाओं के बीच का एंगल हमें देखना। अब इस तीसरे डायग्राम के बारे में सोचो भाई, क्या लगता है तुम्हें इस तीसरे डायग्राम में ए और बी के बीच का एंगल कितना है? मैं इस एंगल को मार्क कर रहा हूं, मान लो मैंने ये एंगल मार्क कर दिया कि 60 डिग्री, तो अब तुम्हें बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है। क्या ये 60 डिग्री है जो मैंने मार्क किया है वही है या कुछ और है? तो हां, तुम में से काफी लोग मुझे लग रहा है सही पकड़ रहे हैं अब की बार, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि एंगल बिटवीन द वेक्टर मींस एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द एरोज। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन ये वाली है, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये वाली है, इनके बीच का एंगल, करेक्ट आंसर है इसका 120 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है वो एरोज की डायरेक्शन, एक ही पॉइंट से जो अवे की तरफ जो दो एरोज जा रहे हैं उनका एंगल होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। मान लो एक एरो मैंने ऐसे बनाया और दूसरा एरो भी चलो इसी पॉइंट की तरफ आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों वेक्टर एरो जो है एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ऐसे दो वेक्टर हैं भाई, इनके बीच का एंगल क्या होगा? सपोज मैंने ये एंगल मार्क कर दिया, लेट्स से ये एंगल 50 डिग्री का है। क्या इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 50 डिग्री है या कहीं 130 डिग्री तो नहीं है? सोचो। ओके, अब मैं बताता हूं भाई, क्या करना है तुम्हें, एरो वाली डायरेक्शन को आगे बढ़ा देना है, ठीक है, ऐसे ही इस वेक्टर के एरो वाली डायरेक्शन को आगे बढ़ा देना है, इन दो दिशाओं के बीच का एंगल। तो ये एंगल तुम देख सकते हो, सिंपल ज्योमेट्री से जानते हो कि ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा। तो इस केस में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 50 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो जो एरो वाली डायरेक्शंस हैं उनको तुम्हें आगे बढ़ाना है और एक कॉमन पॉइंट से उन एरो वाली डायरेक्शंस के बीच का एंगल नापना है। दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब मुझे एक बात और बताओ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है?
दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? क्या तुम्हारा आंसर 360 डिग्री है? अगर तुमने 360 डिग्री सोचा तो यह गलत है। देखो, एक वेक्टर की डायरेक्शन मैंने फिक्स कर ली, चलो वेक्टर ए। अब मैं वेक्टर बी की डायरेक्शन को वेरी करके तुम्हें बताता हूं। ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल अभी बड़ा स्मॉल एंगल है, मे बी 15 डिग्री है। फिर मैं वेक्टर बी की डायरेक्शन को इधर घुमाते जा रहा हूं। मान लो मैंने ऐसे कर दिया तो ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर मैं वेक्टर बी को मान लो इधर ले गया तो ये एंगल जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल बन गया है, मे बी ये कुछ 150 डिग्री का एंगल हो गया। और बढ़ा रहा हूं, और बढ़ाते बढ़ाते मैं यहां ले आया, अब ए और बी के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया है। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया है। अगर मैं यहां से यहां आ गया हूं, ठीक है, तो क्या ये एंगल ए और बी के बीच का ये होगा? गलत, ये नहीं होगा। अब एंगल बिटवीन ए और बी वेक्टर विल बी दिस, ये ध्यान रखो। तो वैसे दो डायरेक्शंस के बीच के एंगल को हम दो तरीके से नाप सकते हैं। क्लॉकवाइज नाप सकते हैं, सॉरी, ये ऐसे क्लॉकवाइज नाप सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज नाप सकते हैं। तो उनमें से कौन सा लेना है? जो छोटे वाला है वो लेना है। सिंपल सा रूल है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जब तुम नाप रहे हो तो दोनों वेक्टर्स के बीच का छोटे वाला एंगल लेना है। भाई ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल मिला के 360 होता है, ये तुम जानते हो, पूरे सर्कल का एंगल। तो उसके जो ये जो दो टुकड़े, ये दो वेक्टर जो हैं, इस 360 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। तो इसमें से जो छोटे वाला हिस्सा है वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री है। ये स्थिति जबकि दो वेक्टर एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में हैं, उस केस में दो एंगल्स के बीच का वेक्टर मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा ये नहीं होता है। अगर वेक्टर्स इस सिचुएशन में आ गए तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अब देखो, हो सकता है कि कुछ लोगों को जैसे ये वाला केस है या ये वाला केस है, इसमें कुछ दिक्कत आई हो। ठीक है ना, तो इस केस को करने का ना मैं एक तरीका तुम्हें और बता देता हूं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को निकालने का। जैसे मान लो ये दो वेक्टर इस तरीके से हैं भाई, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर तुम्हें ये सोचने में तुम्हें लग रहा है कि भाई ये एंगल है वेक्टर्स के बीच का, तो ये गलत हो रहा है। इसको करने का एक तरीका और क्या, अभी तो मैंने एरो की डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड करके बताया था, एक दूसरा तरीका और बता देता हूं। तो दूसरा तरीका ये है कि किसी वेक्टर को ना तुम उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। जैसा कि हमने देखा था कि भाई एक वेक्टर के मैं अगर पैरेलल वेक्टर बनाऊं और सेम लेंथ का बनाऊं, जैसे इस वेक्टर के पैरेलल मैंने वेक्टर खींच दिया, दोनों एक ही दिशा में पॉइंट कर रहे हैं, बिल्कुल इसके पैरेलल। ठीक है, तो अब ये वेक्टर, अगर ये मान लो हमारा वेक्टर बी है, तो ये वाला भी वेक्टर बी हुआ, दोनों बराबर हैं, ये वेक्टर ए है। अब देखो दोनों के टेल एक जगह आ चुके हैं। ये अवस्था सबसे कन्वीनियंट है वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का। जब दोनों की टेल एक कॉमन पॉइंट पे हो जाए तो ये वाला हमें साफ दिख जाएगा कि दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम इसको कर सकते हो कि भाई वेक्टर को शिफ्ट कर लो। ठीक है ना, जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर सपोज ऐसे है, ये सिचुएशन बन गई। अब तुम्हें देखना है कि भाई वेक्टर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कितना है। तो क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को इस तरीके से शिफ्ट करो खुद के पैरेलल ताकि दोनों के टेल एक ही जगह पे आ जाएं। ठीक है ना, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए के पैरेलल यहां पे एक वेक्टर बना देंगे हम। ठीक है भाई, ये वाला भी वेक्टर ए है, क्यों? क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अब दोनों के टेल एक ही पॉइंट पे आ चुके हैं, सो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, जैसा भी है उसको तुम इस तरीके से देख सकते हो। पैरेलल वेक्टर को खुद के पैरेलल शिफ्ट कर दो ताकि दोनों के टेल एक ही पॉइंट पे आ जाएं। अब तुम आसानी से एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकाल पाओगे। ठीक है, और ये भी हम देख चुके हैं कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की वैल्यू कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 180 है। मिनिमम 0 कब होगी? जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में पॉइंट कर रहे हैं।
वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों एक ही दिशा में पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों पैरेलल हैं, उस केस में जो है वेक्टर हमारे 0 डिग्री का एंगल हुआ। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स यहाँ पे 0 डिग्री है, और ऑब्वियसली जब वो अपोजिट होंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 0 और 180 के बीच में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होते हैं। अब देखो हम अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेक्टर्स के बारे में सीखने वाले हैं कि भाई दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। हाउ डू वी ऐड टू वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है। तो इसमें हम सीखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें मैं किसी एक वेक्टर का जो है एग्जांपल लेके चलता हूं। सबसे आसान एक वेक्टर हम ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है, मान लो भाई कि एक आदमी यहां था, ये इसका घर है मान लो, तो यहां पे वो घर से अपने सुबह 8 बजे निकला, और ये मान लो कि 10 बजे वो अपने ऑफिस यहां पे पाया गया। ठीक है ना। अब यहां से यहां जिस भी रास्ते से आया हो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्ट ये एरो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, तो सुबह के इन 2 घंटों में 8 बजे से 10 बजे में ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और फिर कुछ देर बाद वो ऑफिस के किसी काम से यहां पहुंच गया मान लो। ठीक है, दोपहर के वक्त वो यहां पाया गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस दूसरे पार्ट में, मान लो 10 बजे वो यहां था और दोपहर में 2 बजे यहां था, तो 10 बजे से 2 बजे तक उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। ठीक है भाई, ये मान लो पॉइंट पी है, ये वाला क्यू है, और ये पॉइंट एस है। तो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट है सुबह 8 से 10 बजे तक, क्यू एस डिस्प्लेसमेंट है सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक का। अब अगर ये पूछा जाए कि भाई उसका डिस्प्लेसमेंट सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक कितना है। सुबह के 8 बजे वो यहां था, 2 बजे वो वहां है, तो सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पी से एस तक को हम स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे बिल्कुल, और लगा देंगे एरो। तो ये उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे का। ठीक है ना। तो अब तुम समझ सकते हो कि ये जो 2 डिस्प्लेसमेंट हैं, पी से क्यू और क्यू से एस, ये 2 डिस्प्लेसमेंट मिला के इस अकेले डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ठीक है ना। और बस यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कि भाई अगर हम 2 वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करें, मान लो ये पी क्यू को मैंने बोल दिया वेक्टर ए, किस तरह से अरेंज करें कि एक वेक्टर के एरो हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आए। ये वेक्टर बी का टेल ए के एरो हेड पे आ गया। देन ए वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर and ending at the arrowhead of second vector will be called their resultant vector। ठीक है, दोबारा से समझ लो कि we arrange 2 vectors such that the arrowhead such that the tail of the second vector b is at arrowhead of first vector a। इस तरह से हमने 2 वेक्टर को अरेंज किया। Then a vector starting from the tail end of first vector A and ending at the arrowhead of second vector B will be called their resultant vector। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वेक्टर की भाषा में इसको लिखा जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर R। ठीक है भाई, तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें ए और बी का ये रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे डायग्राम में नजर आ रहा है। लेकिन अगर मान लो
ऐसा हो कि हमें वेक्टर ए और बी के बीच में कोई एंगल बता दिया गया है। बाय द वे, इस डायग्राम में ए और बी के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज। अब तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि भाई हमें एरो हेड की डायरेक्शन देखनी है। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। इसको मैं थीटा मार्क कर रहा हूं। ए और बी के बीच का एंगल यहां पे ये थीटा है, ठीक है। तो अगर हमें वेक्टर ए और बी जो है इनके मैग्नीट्यूड बताएं, बाय द वे वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का मैं तुम्हें एक और तरीका बता देता हूं। इसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम क्या करते हैं, वेक्टर ए के दोनों तरफ ये दो लाइन खींच देते हैं। ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें दो चीजें बता रहा है। एक तो ए के ऊपर एरो लगा हुआ है, मतलब ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फिर ये दोनों तरफ ये बार लगा दी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका क्या है कि तुम सिंपली ए लिख दो बस। ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बता रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बता रहा है। लिख देता हूं मैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। इसको कब इस्तेमाल करते हैं और इसको कब इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैं कह दूं कि भाई मान लो कि वेक्टर ए का जिक्र हम पहली बार कर रहे हैं, अभी पता नहीं कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर है कि नहीं है, तो तुम्हें पूरा ऐसा लिखना चाहिए। ऐसा लिखने से दो बातें हो गई कि भाई ए वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। और जब हम दो तीन बार बात कर चुके हैं कि भाई ए वेक्टर है, ए वेक्टर, और उस केस में मैं सिंपली ए लिखूंगा, उससे भी काम चल जाएगा कि भाई ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो जैसी सिचुएशन हो उसके मुताबिक तुम ये या ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम के लिए ये यूज किया जाएगा, लेकिन बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे काम चल जाएगा, ये लिखने में ज्यादा आसान पड़ता है। ओके, तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ए और बी वेक्टर हैं, तो हम सिंपली इससे काम चला लेंगे। अगर मुझे बी का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो मैं सिंपली बी लिख दूंगा। ओके, तो मान लो अगर हमें ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं हमारे पास ए और बी, जिनके की मैग्नीट्यूड हमें पता है और उनके बीच का एंगल भी पता है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में हम निकालना चाहते हैं कि भाई उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये हम पता लगाना चाहते हैं। तो इसका क्या तरीका होगा, अब यहां पे हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इसमें मैं थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं भाई। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ये करता हूं कि मैं ये जो पॉइंट एस है ना, इससे ये पी क्यू वाली लाइन पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और जिस पॉइंट पे ये पी क्यू को कट कर रहा है उसका मैंने नाम रख दिया उस पॉइंट का एन, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल जो है भाई ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो हमें अगर इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है भाई, तो इसके लिए जो है, अब इस डायग्राम में हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल देखो कौन सा, PNS, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज एंगल N इज 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये वाली साइड जो है कौन सी, PS, इसका स्क्वायर जो है इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। ये वाली साइड PN, ये वाली NS। तो ये पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये SN कितना है, क्योंकि हमें तो तीन चीजें गिवन है यहाँ पे। क्या तीन चीजें गिवन है हमें, A गिवन है, B गिवन है, यानी A और वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल, ये तीनों हमें गिवन है। इनके टर्म्स में हमें R निकालना है। तो P से Q का जो दूरी है ये A हो गया, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। QN कितना है और NS कितना है, इसको करने के लिए ना थोड़ी हमें जरूरत पड़ेगी, मैथ्स का एक पार्ट तुमने सीखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, शायद तुम लोगों को सभी लोग कंफर्टेबल नहीं हो, तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि भाई मान लो ये कोई एंगल है थीटा, ठीक है ना। तो एक होता था साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला, अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो डायगोनल है राइट एंगल के सामने वाला वो हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ये थीटा और जो एच के बीच का एंगल है, सॉरी
बेस जो है थीटा एंगल एच और जिस साइड के बीच में थीटा एंगल है वो जो है वो वाली जो साइड है भाई एच से थीटा एंगल वाली जो साइड है वो है बेस, तो कॉस थीटा कहलाएगा b अपॉन एच। तो ये दो सिंपल फैक्ट्स तुमने 10th क्लास में सीखे होंगे वैसे तो, ठीक है ना। तो यहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। तो इस वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, QNS, इस ट्राइंगल में QN जो है वो बेस हो गया, ठीक है ना, QN हो गया बेस और हाइपोटेनियस हो गया QS। QS कौन सा है, वेक्टर B। QS की लेंथ को हम सिंपली B लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि भाई साइन थीटा जो है इस वाले ट्राइंगल में, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा में तो ये NS आएगा, NS डिवाइडेड बाय B। हाइपोटेनियस यहां पे B के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और कॉस थीटा अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा QN डिवाइडेड बाय B, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा यहां पे मैंने लिखा है। एम हमारा क्या था कि NS और QN की वैल्यू को निकालना है। तो इस वाली इक्वेशन से हमें मिल रहा है कि भाई NS जो है वो हो गया B साइन थीटा, ठीक है ना। और इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें QN मिल गया और ये है B कॉस थीटा, ठीक है भाई। QN ये डिस्टेंस B कॉस थीटा बेस ट्राइंगल का, और ये जो SN है ये हो गया B साइन थीटा। अब इनकी वैल्यूज की हमें यहां जरूरत पड़ेगी भाई। ये जो PN वाला पार्ट है ना, P से लेके N तक, उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। इसको मैं PQ प्लस QN लिख दूं तो इसका होल स्क्वायर हो गया। और SN जो है ये हमने यहां पे निकाला हुआ है B साइन थीटा, तो इसकी जगह मैंने B साइन थीटा लिख दिया, इस B साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। PQ बाय द वे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि PQ को मैं सिंपली लिख सकता हूं A, और QN ये यहां पे निकाला हुआ है भाई B cos थीटा, तो ये मैंने इसको लिखा B cos थीटा इसका स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज है ही भाई B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। अब इसको एक्सपैंड कर लो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करेंगे। A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा और प्लस क्या हो गया B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले से यहां पे मौजूद है प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो A स्क्वायर और 2AB तो ठीक है, 2AB cos थीटा ये तो है, मैंने एज इट इज लिखा। ये देखो B स्क्वायर अगर मैं यहां पे कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। और ये तुमने सुना होगा किसके बराबर होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ट्राइंग ये ट्रिग्नोमेट्री का एक हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो रिजल्ट, अच्छा बाय द वे PS जो है ये क्या है, ये वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है, तो PS स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं R स्क्वायर, तो ये हो गया भाई A स्क्वायर प्लस, इसको मैंने चलो पहले लिख लिया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये रिजल्ट फिजिक्स का एक तरीके से समझ लो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वैसे तो जो वेक्टर में हम पढ़ रहे हैं ना भाई, ये देखा जाए तो एक तरीके से मैथ्स का पार्ट होता है। मैथ्स में भी तुम जो है 12th क्लास में वेक्टर्स का चैप्टर आएगा तुम्हारे, और मैथ्स में ऑफकोर्स तुम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे हम क्या है कि फिजिक्स पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और हमें वेक्टर की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, इसलिए हम मैथ्स वाली चीज़ थोड़ी यहाँ पे सीख रहे हैं। तो ये एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वेक्टर का, जो कि बार बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें, ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि भाई दो वेक्टर हैं A और B जिनके बीच का एंगल है थीटा। रिमेंबर ये मैंने बताया था कि शुरू में हमें ये तीन चीजें दी हुई हैं और इनके टर्म्स में हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमने ये इक्वेशन लिख दी कि भाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख क्या दी बल्कि डिराइव की है, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो जो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। फॉर्मूले में थीटा भी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो कि भाई ये जो फॉर्मूला है इससे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके बारे में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। भाई लेट्स से मैं
ऐसा करूं कि ए और बी की वैल्यू को फिक्स कर दूं, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों फिक्स कर दिए मैंने, और दोनों के बीच के एंगल को मैं चेंज कर रहा हूं। सिर्फ ए और बी के बीच के एंगल को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो जो है आर की वैल्यू किस तरह से बदलती है वो मैं देखना चाहता हूं। हम ऐसा करते हैं, आर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मैंने थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया। डेरिवेशन उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है जितना कि ये वाला रिजल्ट है। हां, तो भाई कॉस थीटा जो है इसकी वैल्यू की रेंज क्या होती है पता है तुम्हें? कॉस थीटा की वैल्यू की रेंज मतलब ये मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। ये भी मेरे को लग रहा है मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा तुम्हें भी, क्योंकि जो एंगल तुमने सीखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि भाई थीटा है और उसके करस्पॉन्डिंग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज तुमने मैथ्स में सीखी होंगी। वो क्या सीखी होंगी कि भाई 0 है तो साइन थीटा 0 होता है, कॉस थीटा 1 होता है, ठीक है। और अगर ये 30 डिग्री है तो साइन थीटा होता है हाफ, कॉस थीटा कितना होता है √3/2। अगर ये 45 है तो दोनों के दोनों बराबर होते हैं 1/√2, ऐसा सीखा होगा। सॉरी 45, हाँ 60 डिग्री पे ये वाला √3/2 होता है और ये वाला हाफ होता है। 90 डिग्री पे क्या होता है? 90 डिग्री पे साइन थीटा 1 और ये 0 होता है, ऐसा तुमने सीखा होगा। तो तुम्हें लगेगा कि वही कॉस थीटा की जो है मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो अब मैं तुम्हें बताऊं कि ये तो क्या है, बहुत एलिमेंट्री चीज है। एंगल 90 डिग्री से बड़े भी हो सकते हैं। 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल्स का साइन और कॉस कैसे निकाला जाता है तो वो हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें जरूरत पड़ेगी। मैथ्स में तो खैर तुम बहुत डिटेल में सीखोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा आसान सा तरीका बता देता हूं जिससे कि तुम 90 से बड़े एंगल जो हैं उनका साइन कॉस या टैन कैसे निकालते हैं। तो देखो उसके लिए होता है भाई एक ASTC रूल, ASTC, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टैन एंड C फॉर कॉस। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये देखो, ये लाइन जो है ये हमारी 0 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, और ये 0 जो है वो सेम एज वापस तुम घूम के आ गए तो ये 360 भी यही हो गया। तो अब ASTC रूल का मतलब ये है कि अगर तुम 0 से और 90 डिग्री के बीच में हो तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। अगर तुम 90 से 180 डिग्री के बीच में हो तो ओनली साइन इज पॉजिटिव, कॉस एंड टैन आर नेगेटिव। अगर तुम 280 और 370 के बीच में हो तो टैन पॉजिटिव है, बाकी दोनों यानी कि साइन और कॉस इस रेंज में नेगेटिव होते हैं। अगर तुम 270 और 360 के बीच में हो तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, साइन और टैन दोनों नेगेटिव आएंगे, ठीक है। ASTC रूल, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है 0 और 90 के बीच में, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं 90 180 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट 80 270 के बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 और 360 के बीच में। तो ये तुम्हें साइन बता रहा है पॉजिटिव नेगेटिव कब होंगे, किस रेंज के अंदर, ठीक है। तो साइन तो ऐसे निकला। अब वैल्यू कैसे निकलेगी? तो वैल्यू को निकालने के लिए तरीका क्या है कि जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है जो कि इस तरफ 0 डिग्री की तरफ जा रही है और इधर 180 की तरफ जा रही है, तुम तो यहां से एंगल लो, ठीक है, और वैल्यू उस एंगल के मुताबिक आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये लाइन ले रहा हूं और लेट्स से ये एंगल हमने लिया 150 डिग्री का, ठीक है भाई, 150 डिग्री का अगर हमें साइन कॉस टैन बताना है तो वो क्या होगा? तो देखो भाई, अगर साइन बताना है तुम्हें तो सबसे पहले ये समझ लो कि क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, कॉस और टेन नेगेटिव आएंगे। लेट्स से हमें कॉस की, जिस फॉर्मूले में कॉस आ रहा है, मान लो हमें कॉस 150 की जरूरत है किसी केस में, तो ये समझ जाओ कि कॉस 50 की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है ना। ASTC रूल से तुम्हें उसका साइन मिल गया। अब वैल्यू कितनी है तो उसके लिए रूल ये है कि एक्स एक्सिस जो है 0 180 वाली लाइन, वहां से छोटे वाला एंगल ले लो, तो
तो ये 150 है तो बचा हुआ एंगल 30 डिग्री हो गया, बस cos 30 डिग्री ये इसकी वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई cos ऑफ 150 degree will be first of all negative according to ASTC rule and secondly its value will be equal to cos 30 और cos 30 तुम्हें पता है कितना है भाई √3/2 तो you can say that cos 150 is negative √3/2। तो इस तरह से ASTC रूल की हेल्प से तुम किसी भी एंगल का साइन कॉस टेन की वैल्यू बता सकते हो। मोस्टली हमें क्योंकि ये वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री का होता है तो हम बेसिकली सिर्फ 180 डिग्री तक की अगर प्रैक्टिस कर लें तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। मान लो तुम्हें वैल्यू बतानी है कॉस ऑफ लेट्स से 135 डिग्री, ठीक है, और मैं दो तीन क्वेश्चन और लिख देता हूं, वीडियो को पॉज करके जरा इनको अटेम्प्ट करना और बताना, फिर हम चेक करेंगे कि क्या आंसर आता है। तो मैंने बताया लिखा मान लो साइन ऑफ लेट्स से 120 डिग्री, ठीक है, मैंने लिखा चलो tan ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, एक और कर लो कॉस की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। साइन निकलेगा ASTC रूल के मुताबिक, ठीक है, और वैल्यू निकालने के लिए इस लाइन से जो भी जिस तरफ भी छोटा एंगल बन रहा है, इधर से जहां से भी छोटा एंगल बन रहा है वो लेके जो है तुम वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट नाउ। ओके, सो cos 135 डिग्री 90 और 180 के बीच में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बाय द वे सारे ही एंगल मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हैं, तो इसमें मैं साइन जो है ASTC रूल के हिसाब से पहले सबके साइन लिख देता हूं। जैसे साइन 120 लिख रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, tan यहां पे नेगेटिव होगा क्योंकि सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, कॉस जो है वो भी नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। सो अब 135 है तो इसकी 135 अगर यहां से है तो 180 से कितना हुआ 45 हो गया, तो इसको मैं cos 45 कर दूंगा। और ये 120 अगर इधर से है तो 180 से कितना 180 वाली डायरेक्शन से कितना हो गया 60 हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे tan 60 इसकी वैल्यू लिख, साइन के केस में भी ये साइन 60 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। इस तरीके से हम चल सकते हैं। और अब ये 180 में क्या हो जाएगा, 180 तो ये लाइन ही हो गई भाई, तो ये हो जाएगा cos 0, cos 180 इज नेगेटिव ऑफ cos 0, ठीक है ना। और cos 0 वैल्यू है तुम्हारे पास, cos 0 होता है 1, आहा ये क्या कर दिया मैंने, हाँ चलो आ गया, cos 0 हो जाता है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई -1, इसकी वैल्यू हो गई, बाय द वे tan यहां पे हमने नहीं लिखा था, tan भी लिख सकते हो, tan थीटा तो साइन और cos के रेशियो से आता है, tan 60 की जरूरत है तो कितना हो जाएगा भाई √3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 होता है, ये 1/√3 होता है, और ये 0 होता है, और ये तो इन्फिनिटी हो जाता है। एनीवे, सो tan 120 इज -tan 60 हमने देख लिया था, तो -√3 कर दो इसको। साइन 120 साइन 60 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये हो गया √3/2, ठीक है। cos 135 माइनस cos 45 आ रहा है, और cos 45 की वैल्यू कितनी है भाई 1/√3, तो 1/√2, तो ये हो जाएगा -1/√2। इस तरीके से आसानी से तुम 90 से बड़े वाले जो एंगल्स हैं उनके साइन cos tan की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां मोस्टली हमें सेकंड क्वाड्रेंट तक जरूरत पड़ेगी, बाकी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने एग्जांपल सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट से लिए हैं। बाद में मैथ्स में तुम और डिटेल में ये सब करोगे, आसान सी चीजें। ओके, तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? हो सकता है पहले तुम सोच रहे हो कि cos थीटा की भाई मिनिमम वैल्यू इस टेबल में 0 आ रही है, लेकिन अब तुम क्या है ये भी देख सकते हो कि इट इज -1। जी हां, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स +1 है, राइट। तो ये जो मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर्स का, ठीक है भाई, इसकी रेंज क्या होगी उसके लिए अब तुम देख सकते हो। मैं वापस लिख देता हूं इस फॉर्मूले को कि भाई r इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला था, ठीक है। सो r
मिनिमम मैं निकालना चाह रहा हूं। ए और बी हमारे फिक्स हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा की जगह -1 डाल दूंगा। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू -1, और ये कब हुआ, दिस इज फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। डायग्राम कैसा बनेगा, वेक्टर ए इस तरफ, वेक्टर बी इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। ठीक है भाई, ये डायग्राम ऐसा बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आर मिन की वैल्यू, अब ये सॉरी ये प्लस था, 2ab नेगेटिव, हाँ फॉर्मूला है, ओके। तो ये तुम देख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि इसको मैं सिंपली a माइनस बी लिख सकता हूं। बल्कि मुझे एक थोड़ा सा मैथमेटिकली केयरफुल रहते हुए एक काम और करना चाहिए कि यहां पे मुझे मॉड लगा देना चाहिए। मॉड का मतलब समझते हो भाई, मॉड वो होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर b a से बड़ा हुआ तो a माइनस बी तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मॉड लगा दिया मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया है, ये ध्यान रखो कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। तो नेगेटिव आ भी गया तो वो उसको मॉड कर दो भाई, ठीक है ना। तो अगर b मोर देन a हुआ तो इस मॉड लगाने का मतलब वो फिर भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। a मोर देन b है तो एनीवे पॉजिटिव आ ही रहा है आंसर, ओके। तो मिनिमम वैल्यू जो है a माइनस बी की वो क्या हो जाएगी, अब a इतना है, उसमें से इतना हिस्सा b का माइनस कर दो तो ये a माइनस बी इतना रह जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे r वेक्टर इस तरीके का आ रहा है जिसकी की लेंथ a की लेंथ माइनस बी की लेंथ से हमें मिल रही है। और अगर हमें r की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, r मैक्स, तो इस फॉर्मूले में cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे यानी कि +1। तो ये क्या हो गया भाई, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, ठीक है भाई। और ये कब होगा, फॉर थीटा इक्वल टू 0। डायग्राम में कैसा दिखेगा, वेक्टर a ऐसा और वेक्टर b इसी दिशा में ऐसा, ठीक है भाई। ये वाला वेक्टर a और सेम डायरेक्शन में वेक्टर b, यहां अपोजिट थे, यहां दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। तो इस केस में वेक्टर r जो है, पहले वेक्टर की टेल से लेके दूसरे वेक्टर के एरो हेड तक, ये पूरा वेक्टर जो है ये हो गया r। और चित्र में भी तुम देख सकते हो कि r जो है वो a प्लस बी के बराबर आ रहा है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो वही चीज आ रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया भाई, ये है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसी का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये सिंपली बन गया a प्लस बी, ठीक है भाई। तो r मैक्स जो है वो a प्लस बी है। कब होगा ये मैक्सिमम, जब थीटा 0 हो। r मिन a माइनस बी है, ये कब होगा, जब वेक्टर्स के बीच का एंगल है 180 यानी कि विपरीत दिशा में वेक्टर्स हैं तब, ओके। तो दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड a और b हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू, उनके रिजल्टेंट की रेंज क्या है। जैसे मान लो एक वेक्टर a का मैग्नीट्यूड किसी प्रॉब्लम में 5 दिया हुआ है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हमें 3 दिया हुआ है, तो जो r है भाई, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड इसका जो है a प्लस बी यानी कि 8 होगा, ठीक है। r हम कह सकते हैं विल बी लेस देन और इक्वल टू 8। इक्वल टू 8 तब होगा जब 0 डिग्री का एंगल हो, अदरवाइज उससे कम भी हो सकता है। और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी होगी यानी कि r की वैल्यू 2 के बराबर हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है, 2 से कम हरगिज नहीं हो सकती, 8 से ज्यादा हरगिज नहीं हो सकती, किसी भी केस में नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह के दो वेक्टर्स अगर तुम्हें दिए हुए हैं तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो। मतलब जनरल बात करें तो मैंने इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग लिखा था, जनरल बात करें हम तो आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी एंड इट इज मोर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। ये तो ये हमें रिजल्टेंट की एक रेंज मिल रही है। तो देखो वेक्टर्स और स्केलर में कितना अंतर है। अगर स्केलर्स जो है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट हम जस्ट ऑर्डिनरी नंबर्स के तरीके से करते हैं, तो अगर a और b दो स्केलर हैं, एक की वैल्यू 5 और एक की वैल्यू 3 है, तो दोनों के एडिशन से हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा पक्का फिक्स, और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है ना। दो नंबर है 5 और 8, तो उनका रिजल्टेंट यानी कि उनका जो एडिशन है वो हमें 8 ही देगा। लेकिन वेक्टर्स के केस में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 दूसरे का 3 है,
तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है 2 से लेके 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हाँ भाई, तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू उनके मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करती है, साथ साथ दिशा से भी निर्धारित होती है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है उससे भी डिसाइड होती है। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है, यानी कि दोनों पैरेलल है, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा 8। और अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो ये मिनिमम होगा 0। दोनों के बीच में कोई और एंगल है तो उसके अकॉर्डिंग 2 से 8 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, जो कि हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हम लेते हैं भाई, जेईई मेन 2023 का। वैसे तो क्या है कि वेक्टर टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जेईई एडवांस में तो मैंने कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं। जेईई मेन का एक क्वेश्चन मुझे मिला है, तो इसको करके देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला हमने सीखा है उसको हम अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ओके, यू कैन पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट दिस, और उसके बाद मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड A and A/2 are perpendicular to each other. Magnitude of their resultant is. तो दो वेक्टर्स का अगर हमें रिजल्टेंट लेना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, परपेंडिकुलर हैं। एक वेक्टर हमने ऐसे बना लिया, इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में A बताया गया है, दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो उसको मैंने इससे करीब आधी लेंथ का बनाया है A/2। ठीक है ना। पहले वाले वेक्टर के एरो हेड पे दूसरे का टेल आ गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा भाई, रिजल्टेंट हो गया ये वाला वेक्टर। ठीक है। अब देखो, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूले से हमने निकाला था, मैं उससे भी बताऊंगा और इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। फॉर्मूला हमारे पास ये था भाई कि वेक्टर आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां पे एक वेक्टर तो ए ही है, वेक्टर बी की जगह लेंथ हमारे पास A/2 है, तो वैल्यूज पुट करते जाते हैं। ए स्क्वायर, बी की जगह हमने A/2 पुट कर दिया, तो A/2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए, बी की जगह A/2। एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है, तो यानी कि ये वाली जो टर्म है ये तो 0 ही होगी, क्योंकि cos 90 0 है। बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम देख सकते हैं इजीली, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये a स्क्वायर हो गया, ये हो गया a²/4, दोनों को ऐड करोगे 5a²/4, तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं √5a/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो करेक्ट आंसर इसमें जो है वो C आ रहा है, √5a/2। ठीक है। तो ये तो हमने इसको जो फॉर्मूला हमने सीखा है उससे हमने इसको करके देखा, और हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसकी लेंथ तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के भी लिख सकते हो, है कि नहीं। 90 डिग्री का अगर एंगल है तो उसका ये फायदा है, और पाइथागोरस से तुम लिख सकते हो कि भाई अगर ये r है तो ये r का स्क्वायर जो है क्या होगा, a स्क्वायर प्लस दूसरी साइड A/2 इसका स्क्वायर, और इससे ये जो है 5a²/4 आ रहा है, और r की वैल्यू तुम निकालोगे तो सेम रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा √5a/2। यानी कि ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं और फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन जेईई मेन का, ऐसे क्वेश्चन जेईई में मिल जाएं तो हमें छोड़ने नहीं चाहिए, है कि नहीं। ओके, तो अब देखो, एक मैंने क्वेश्चन लिया है जो इससे थोड़ा सा चैलेंजिंग तुम्हें लगेगा, जेईई का तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करो। हमारे पास दो फोर्सेस हैं P and Q परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड देयर रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड R। कुछ डायग्राम मैं बना देता हूं, तुम्हारे लिए हिंट हो जाएगा। P एक वेक्टर है, दूसरा Q है, और जो रिजल्टेंट बनता है उसका मैग्नीट्यूड है R। ठीक है। When they are at an angle 180 to each other, resultant is of magnitude R/√2। तो 180 डिग्री का एंगल होगा तो एक वेक्टर जो वेक्टर P है वो इस तरह से है, और वेक्टर Q 180 डिग्री के एंगल पे है, तो ये यहां से ऐसे है, ये वाला P, ये Q, और ये वेक्टर हो गया वेक्टर R। पहले वाले के टेल से
दूसरे वाले के एरो हेड पर, ठीक है ना। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तुम देख सकते हो 180 डिग्री का है। ये वेक्टर क्यू पी से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो आर है, इसमें यहां पे जो रिजल्टेंट वैल्यू है ये आर नहीं है, ये आर बाय √2 है। ओके, तो हाँ, वीडियो को पॉज करके जरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो, तुम्हें पी बाय क्यू का रेशियो निकालना है। और मैं अगर नहीं कर पाते हो तो मैं बताऊंगा, मेरे सॉल्यूशन से सीखना। ओके, तो भाई इस वाले डायग्राम में तुम्हें एक रिजल्ट साफ साफ नजर आएगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। r² इज इक्वल टू p² प्लस q²। तुम चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, फॉर्मूले में वो जो cos थीटा वाली तीसरी टर्म है वो जो है 0 हो जाएगी, cos 90 0 हो जाएगी, तो तुम्हें फॉर्मूले से भी यही रिजल्ट मिलेगा। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल रही है। यहां पे अगर हम देखें तो क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है, अगर एंगल 180 डिग्री का है तो ये वो केस हो गया जब दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम होता है। और वो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, वो सिंपली उनके डिफरेंस के बराबर होती है, p माइनस क्यू। p मैंने यहां पे बड़ा वेक्टर लिया है तो बड़े में से छोटे को हमने सब्ट्रैक्ट किया, p माइनस क्यू ये वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूले में भी अगर हम पुट करेंगे थीटा को 180 पुट करके तो यही रिजल्ट आएगा। पर ये एक स्पेशल केस है तो हमें डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं कि भाई जब थीटा 180 है तो जो रिजल्टेंट है वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है और ये मिनिमम है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसकी वैल्यू है r बाय √2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं और इनकी हेल्प से हमें p बाय क्यू का जो है रेशियो निकालना है। बाकी का काम जो है मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, हम करके देख लेते हैं इसको। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि इस तरफ स्क्वायर आ ही रहे हैं। तो इस सेकेंड इक्वेशन का हमने स्क्वायर किया, हमें मिल जाएगा p² प्लस q² माइनस 2pq इज इक्वल टू r² बाय 2। ठीक है ना, इस पूरी इक्वेशन का मैंने स्क्वायर कर दिया। और अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसमें से इस वाले को पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है ना, तो p² माइनस q² मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे क्या बचा, माइनस 2pq। दूसरी तरफ क्या बचेगा भाई, r/2 का स्क्वायर माइनस r², तो ये r² बाय 2 माइनस r², यानी कि ये हो गया नेगेटिव r² बाय 2। नेगेटिव आना चाहिए, यहां पे भी नेगेटिव है ही। तो हमें इससे एक रिजल्ट मिल रहा है कि भाई ट्वाइस ऑफ pq इज इक्वल टू r² बाय 2। ठीक है ना, यहां से हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब अल्टीमेटली p और q का रेशियो निकालना है, तो और हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम एक काम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर ऐड करें तो देखो हमें p प्लस क्यू का होल स्क्वायर मिल जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि p² प्लस q² प्लस 2pq p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है। इधर दोनों ऐड हुए तो ये हो गया 3r² बाई 2। ठीक है ना, और इस इक्वेशन का मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो मुझे p माइनस क्यू भी मिल जाएगा, सॉरी p प्लस क्यू भी मिल जाएगा। p माइनस क्यू और p प्लस क्यू दोनों पता हो तो फिर रेशियो निकालना बड़ा आसान होगा। p प्लस क्यू मैंने स्क्वायर रूट किया है तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 r। ठीक है ना भाई, सो वी विल नाउ यूज दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों में जो है सिंपली अगर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है भाई, हमें मिल रहा है 2p इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे q कैंसिल हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा r बाय √2 कॉमन 1 प्लस √3, क्योंकि r बाय √2 इसमें भी है, r बाय √2 इसमें भी है, इसमें √3 बच रहा है। और p इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं मैं अगर, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो मुझे मिल जाएगा 2q, और 2q की वैल्यू आ जाएगी इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने पे r बाय √2, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है ना, और इन दोनों को डिवाइड करके हमें रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई p बाई क्यू विल बी इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूले से भी इस केस में हम जो है वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसलिए बिना फॉर्मूले के भी हम कर पाए, और 180 है ये भी हमारा स्टैंडर्ड केस है तो बिना फॉर्मूले के हमने कर लिया। अदरवाइज हम फॉर्मूले को यूज करके भी निकाल सकते थे और बाकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से प्रॉब्लम
आसानी से सॉल्व हो जाती है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो देखो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने सीखा। बात करते हैं ये जो, मुझे एक चीज ये बताओ कि भाई ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या ये फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्या ये फॉर्मूला हमें रिजल्टेंट की कंप्लीट जानकारी दे रहा है? ध्यान से सोचो, इससे हमें कंप्लीट जानकारी नहीं मिल रही है। उसका एक कारण है। कारण ये है कि ये जो R है, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आया था, हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, तुम्हें ध्यान होगा कि भाई ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और ये बन रहा है इनका रिजल्टेंट वेक्टर R। ठीक है, R एक वेक्टर है, मैं ये नहीं भूलना चाहिए। और वेक्टर की जानकारी तब कंप्लीट होती है जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता हो। तो फिर R की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? A और B के बीच का जो एंगल है वो एंगल थीटा में दिया हुआ था। तो R वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल, मैग्नीट्यूड के लिए तो ये फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो मान लो कि ये एंगल है एंगल फाई। अब हमने ये परपेंडिकुलर एंड ड्रॉप करके और ये दोनों लेंथ निकाल ली थी। ये वाली जो लेंथ थी ये आ रही थी b साइन थीटा, जबकि ये लेंथ थी b cos थीटा। नाउ अगेन यूजिंग द परपेंडिकुलर ट्राइंगल PNS, ठीक है ना, यूजिंग द ट्राइंगल PNS वी कैन फाइंड tan फाई। तो tan फाई जो एंगल है ये हमें मिल जाएगा b साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस हो जाएगा a प्लस b cos थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें डायरेक्शन जो है वेक्टर r की, रिजल्टेंट वेक्टर a और b का जो रिजल्टेंट वेक्टर r है उसकी डायरेक्शन हमें ये बता रहा है कि भाई ये वेक्टर r जो है a से एंगल फाई पे है। अगर हम इसको फाई के ही टर्म्स में लिखना चाहें, भाई तुम लोग कोई कहेगा कि tan फाई निकाला है, तो फाई के टर्म्स में लिखा जाए तो उसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा जाता है, tan इनवर्स ऑफ b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो इस तरीके से इसको बताया जाता है। ठीक है ना। तो अब देखो इसको हम ऐसा करते हैं कि एक सिंपल केस में चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि भाई मैंने एक केस लिया जिसमें a और b बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल जो है वो हमें दिया गया है लेट्स से 90 डिग्री का। थीटा जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ। इस केस में हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने हैं। ठीक है भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर a मैंने बनाया, ये वेक्टर b बनाया, इसका मैग्नीट्यूड a है, ये जो b है इसका भी मैग्नीट्यूड a के बराबर है। दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो यहां से ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड निकालना है, वेरी सिंपल, इफ द एंगल इज 90 डिग्री you can straight away use the Pythagoras theorem and say that r is equal to square root of a square plus b square, but b is also equal to a। तो ये तुम देख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर यानी कि रूट 2a हो गया भाई। ओके, तो r की वैल्यू तो इस तरीके से निकल गई। डायरेक्शन, हमें ये वाला एंगल चाहिए कि भाई वेक्टर a से कितने एंगल पे r वेक्टर है। तो उसके लिए हम एक बार ये काम करते हैं कि इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। ठीक है ना। तो tan फाई निकालते हैं। tan इनवर्स क्या होता है, अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो ये चीज मैथ्स में तुम डिटेल में सीखोगे, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम डायरेक्ट इसी को यूज कर सकते हो। तो tan फाई निकाल के हम देखते हैं कि भाई tan फाई की जो वैल्यू है वो आ रही है b साइन थीटा। b की वैल्यू a के बराबर है। ठीक है भाई, साइन थीटा हमने लिया है 90 डिग्री का, डिवाइडेड बाय a प्लस b की जगह अगेन a और cos 90 डिग्री।
cos 90 ऑफ कोर्स होता है 0, sin 90 हो जाएगा 1, तो दिस बिकम्स a बाय a, यानी कि ये 1 हो गया। tan phi इक्वल टू 1 आ रहा है, तो phi कितना आ रहा है, phi आ रहा है 45 डिग्री, एंगल phi 45 डिग्री आ रहा है। क्या ये सही है? तो अब अगर तुम्हें ट्राइंगल्स का ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज है तो तुम बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि भाई ये एंगल, ये और ये साइड अगर दोनों बराबर हैं और ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें ये एंगल 45 डिग्री का ही तो आएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हमें करेक्ट एंगल मिल जाता है, ठीक है ना। tan इनवर्स का मतलब सिंपली इतना ही है कि भाई वो एंगल जिसका कि tan जो है वो ये वैल्यू है, यानी कि जैसे हमने यहां पे निकाला ना, इसको सॉल्व करके 1 वैल्यू आए, तो 1 किसका tan होता है, 145 डिग्री का tan होता है। यही मतलब है tan इनवर्स फंक्शन का, ठीक है। सो अब जो है, अच्छा इसमें डायरेक्शन में हम ये नहीं मान सकते कि भाई सिर्फ इस एंगल से हमें डायरेक्शन पता चल गई। ये बात ठीक है कि भाई वेक्टर ए से कितने एंगल पे आर वेक्टर आ रहा है ये मुझे पता चल चुका है, लेकिन वेक्टर ए से सेम एंगल फाई बनाने वाली दो डायरेक्शन हो सकती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ भी हो सकती है कि नहीं? तो कौन सी वाली डायरेक्शन होगी? तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो डायरेक्शन है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में आएगी। ये चीज पता हमें लग जाएगी अगर हम सीख लें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम बात करेंगे भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, तो जो हम सीख चुके हैं उसी से रिलेट करते हुए मैं बताऊंगा, और मैं ये तुम्हें ये भी बताऊंगा कि भाई कैसे ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ इक्विवेलेंट हैं, दोनों दरअसल एक ही बात बताते हैं। तो देखो, ट्राइंगल लॉ में जो हमने सीखा कि भाई ये वेक्टर ए है और मान लो कि ये दूसरा वेक्टर कोई बी है, ठीक है ना, तो ये वाला वेक्टर होता है उनका रिजल्टेंट। पहले वेक्टर के एरोहेड से पे दूसरे की टेल हमने रखी, तो पहले की टेल से दूसरे के एरोहेड तक वाला वेक्टर है वेक्टर आर, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ को अगर हमें यूज करना है तो हमें क्या करना होता है कि दोनों वेक्टर्स को अरेंज ऐसे करना है ताकि दोनों की टेल एक ही जगह पे आए। तो मैं क्या करूंगा कि इसी वेक्टर बी को शिफ्ट कर लूंगा। वेक्टर को इक्वल वेक्टर पढ़ना हमने सीखा था, इक्वल वेक्टर हमने पढ़ा था कि भाई इसी वेक्टर किसी वेक्टर के पैरेलल हम लाइन खींच सकते हैं सेम लेंथ की। तो ये बी के बराबर ही लेंथ की मैंने लाइन खींची है और उस पे लगा दिया एरो, तो ये वाला भी वेक्टर बी है। ये दोनों वेक्टर बिल्कुल बराबर है, ये वेक्टर बी बोल रहे हैं तो ये भी वेक्टर बी। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि भाई अगर दो वेक्टर्स इस तरह से अरेंज्ड हैं कि उनका टेल एक कॉमन पॉइंट हो रहा है, ठीक है ना, उनका जो टेल है वो कॉमन पॉइंट हो रहा है, एरो हेड दो अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या करें कि हम एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें। पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है विद द टू वेक्टर्स एट्स द एडजेसेंट साइड्स। दो वेक्टर ये जो है पास वाली पैरेललोग्राम की साइड है। तो बड़े आसानी से पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, नाउ द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम starting from the common tail points of vector will give you the resultant of the two vectors। यानी कि वेक्टर्स के रिजल्टेंट को निकालने का दूसरा तरीका जो पैरेललोग्राम लॉ से हमें मिल रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनका जो है एक कॉमन टेल पॉइंट हमें मिल जाए, दोनों की टेल पॉइंट जो है एक ही जगह पे आ जाए, और फिर हम दोनों को वेक्टर्स को दो साइड बनाते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, और पैरेललोग्राम का डायगोनल उसी कॉमन पॉइंट से जाने वाला वो हमें बताएगा रिजल्टेंट आर। तो यहां पे जो आर वेक्टर है ऑफ कोर्स ए और बी का रिजल्टेंट है। ये हम चीज ट्राइंगल लॉ से भी जानते थे, तो जो रिजल्ट हमें ट्राइंगल लॉ से मिल रहा है वही पैरेललोग्राम लॉ से मिल रहा है। तो पैरेललोग्राम लॉ में एज सच कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक ही बात को कहने का दूसरा तरीका है। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ का एक एडवांटेज तुम ये देख सकते हो कि भाई जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल था, जो हमने ट्राइंगल लॉ के टाइम पे मैंने ऐसे शो किया था
सेम एंगल अब हमें यहां पे दिख रहा है, दोनों के बीच का एंगल, और ए का जो मैंने वेक्टर आर से एंगल लिया था, एंगल फाई, वो मुझे यहां नजर आ रहा है। तो जो चीज तुम क्लियरली यहां पे देख पा रहे हो वो ये है कि भाई वेक्टर आर का ए से जो एंगल बनता है, जिसका कि फॉर्मूला हमने सीखा था अभी, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हमने सीखा था कि वेक्टर आर का ए से कितना एंगल बन रहा है, वो रिजल्ट, वो एंगल किस तरफ है। भाई ये कंफ्यूजन हो सकता है ना कि ए से इधर फाई है या उस तरफ फाई है, वो कंफ्यूजन तुम्हें इस पैरेललोग्राम को देखने के बाद नहीं रहेगा। ये ध्यान दो कि जो वेक्टर का रिजल्टेंट है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, उसकी डायरेक्शन हमेशा जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके बीच में ही होगी, उनके बीच की कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो ए इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, बी इसमें पॉइंट कर रहा है, तो क्लियरली जो वेक्टर आर है उसकी डायरेक्शन ए और बी के बीच का जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर, उसी में से कोई डायरेक्शन आएगी, ठीक है। और हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि एंगल फाई इज ऑब्वियसली लेस देन एंगल थीटा। इट कैन बी इक्वल इन ए ट्रिवियल केस व्हेन इट इज जीरो। अगर थीटा जीरो है तो ऑफ कोर्स फाई भी जीरो हो जाएगा, अदरवाइज नॉन जीरो के केस में फाई हमेशा थीटा से छोटा एंगल आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ए और बी के बीच में होगी। अच्छा, और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर बड़ा है एक छोटा, जैसे ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें तुम देख सकते हो कि वेक्टर ए की लेंथ ज्यादा है, वेक्टर बी की लेंथ कम है, ठीक है ना। तो जो बड़े, और ये जो एंगल फाई है, ये तुम समझ सकते हो कि ये एंगल रिजल्टेंट का वेक्टर ए से जो एंगल बन रहा है फाई, वो और आर का जो बी से एंगल बन रहा है, उनको अगर तुम कंपेयर करो तो तुम देख सकते हो कि आर का ए से बनने वाला एंगल छोटा है। तो एक चीज हम ये भी नोटिस करेंगे कि भाई वेक्टर आर की डायरेक्शन ए और बी के बीच में तो है ही, इट इज क्लोजर टू द बिगर वेक्टर। ए और बी में से वेक्टर ए बड़ा है तो वेक्टर आर उससे छोटा एंगल बना रहा है, और छोटा वाला जो वेक्टर है उससे बड़ा एंगल बना रहा है। इस चीज को हम और डायग्राम बना के देख सकते हैं। इस तरीके के डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। तो जैसे मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया इस तरीके से जिसमें वेक्टर ए को मैंने काफी बड़ा ले लिया वेक्टर बी से। अब देखो मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब तुम देख सकते हो कि इसमें एंगल फाई कितना छोटा आ रहा है। मैंने वेक्टर बी को छोटा लिया तो एंगल फाई छोटा आ रहा है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो बड़े वाले एंगल के क्लोज होगी। पहली बात तो दोनों वेक्टर्स के बीच में होगी, बड़े वाले एंगल के क्लोज होगी। जो छोटा वेक्टर है उससे उसका एंगल बड़ा होगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं बी वेक्टर को बड़ा करके भी तुम्हें दिखा देता हूं, भाई वेक्टर ए की डायरेक्शन मान लो ये है, और ए और बी के बीच का एंगल भाई कोई जरूरी नहीं कि एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। तो मैंने ऐसा बना दिया, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों को एक कॉमन टेल पॉइंट पे बनाया क्योंकि मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करना चाहता हूं। और इस तरीके से हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया और ये हो गया अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम, ये हो गया दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, ठीक है ना भाई। ये हो गया आर वेक्टर। तो अब तुम देखो अगेन, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये, वेक्टर आर दोनों के बीच में आ रहा है, वेक्टर आर की डायरेक्शन दोनों के बीच में, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारा छोटा वेक्टर है, इस केस में वेक्टर आर है, उससे जो एंगल बन रहा है वो तो बड़ा एंगल बन रहा है, और जो बड़ा वेक्टर है बी, उससे एंगल छोटा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो कि भाई दोनों वेक्टर्स की लेंथ बिल्कुल बराबर ही हो गई तो क्या होगा। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है उस केस में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। वेक्टर ए, ये मान लो वेक्टर बी, दोनों मैं बराबर लेंथ के ले रहा हूं, ठीक है। ए और बी, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड में वेक्टर ए के बराबर, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं तो पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स तो बराबर होती हैं। यहां पे क्या है कि एडजेसेंट साइड्स भी बराबर है, यानी कि चारों की चारों साइड बराबर हो गई। तो फिर ये पैरेललोग्राम क्या बन गया, ये तो रोम्बस हो गया, समचतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं। तो अगर ये रोम्बस हो गया तो रोम्बस के बारे में तुमने एक प्रॉपर्टी सीखी होगी। क्या सीखी होगी कि भाई रोम्बस के केस में जो डायगोनल होता है वो
एंगल का बाइसेक्टर होता है, ये 10th क्लास की ज्योमेट्री में बताया जाता है। रोम्बस का डायगोनल करस्पॉन्डिंग जो एंगल है, जिस पॉइंट से वो डायगोनल गुजर रहा है, उस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को वो बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरा एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में हम थीटा लेते हैं तो ईच ऑफ द एंगल्स इज θ/2। ओके, तो इस एंगल की, वेक्टर की रिजल्टेंट की डायरेक्शन की फील होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला अपनी जगह पे है, फॉर्मूला यूज करके तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन ये फील तुम्हें होना चाहिए कि भाई जो बड़ी लेंथ वाला वेक्टर है उसके क्लोज जो है रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। बाय चांस दोनों वेक्टर्स की लेंथ बराबर हो तो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है।